आज क्लास 10 का चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 4 है कार्बन एवं उसके यौगिक। तो कार्बन के कुछ यौगिक हैं, जैसे मेथेन हो गया, एथेनॉल, क्लोरोफॉर्म, एसिटिक एसिड, एस्टामाइड इत्यादि। तो मेथेन का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है CH4 होता है। एथेनॉल का जो होता है C2H5OH। क्लोरोफॉर्म का CH Cl3 होता है। एसिटिक एसिड का CH3COOH। एस्टामाइड का होता है CH3CONH2। ठीक है। कार्बनिक यौगिकों के जो होते हैं गलनांक एवं क्वथनांक निम्न होते हैं, कम होते हैं अकार्बनिक यौगिकों की तुलना में। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक की साझेदारी से बने कुछ सामान्य अणु हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से क्रमशः H2O2 NO2 का निर्माण करते हैं। जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, इसके आयतन कोश में एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आपस में ज्वाइन कर लेते हैं, दो हाइड्रोजन मिलकर, और सिंगल बनाकर H2O अणु बना लेते हैं। क्लोरीन की परमाणु संख्या 17 है और बाह्यतम कोश में इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 7 इलेक्ट्रॉन होता है। तो क्लोरीन का यहाँ पर सिंगल बॉन्ड से जुड़ जाते हैं, 6 इसका एक यहाँ पर जुड़ जाते हैं, क्योंकि सभी तत्व जो होते हैं अस्थायी होना चाहते हैं। ठीक है। तो ये भी 8 हो गया, इसका भी और इसका भी 8 हो गया। बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन ये लोग चाहते हैं। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या जो 8 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,6 होगा, तो 6 इलेक्ट्रॉन इसके बाहरी कोश में है। तो यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन इसके भी हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन इसके भी हो गए। तो यहाँ पर ये डबल बॉन्ड से जुड़ते हैं, यानी कि यहाँ पर देख लीजिए ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन, यहाँ से 8 इलेक्ट्रॉन इसके हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन इसके भी हो गए, और ये O2 अणु बना लेते हैं, ऑक्सीजन अणु। नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 7, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,5, बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन इसके भी हैं, 5 इलेक्ट्रॉन इसके भी हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक जब विन्यास करेंगे तो इसका भी इस नाइट्रोजन के पास भी 8 बॉन्ड हैं, 8 इलेक्ट्रॉन हैं, सॉरी बॉन्ड मुँह से निकल गया, N2 अणु। तो ये ट्रिपल बॉन्ड बना लेते हैं, ट्रिपल बॉन्ड इनके बीच में जुड़ा होता है। अब है टॉपिक कार्बन के अपर रूप, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। प्रकृति में कार्बन जो विभिन्न भौतिक गुणों के साथ अनेक रूपों में पाया जाता है। जब प्रकृति में ये तत्व विभिन्न रूपों में पाए जाते हैं और भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं, लेकिन रासायनिक गुण जो होती है, केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, इन रूपों को अपर रूप कहते हैं। उदाहरण कार्बन, हीरा, ग्रेफाइट, कोयला, कोक, लकड़ी का कोयला, काजल। काजल कहाँ से प्राप्त, इसे ब्लैक लैम्प भी कहते हैं काजल को। कार्बनिक रसायन का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। काजल जो है हम खुद ही बना लेते हैं लैंप की सहायता से। रसायन के अध्ययन को सरल बनाने के लिए 1675 में निकोलस लेमरी ने रासायनिक पदार्थों को 3 वर्गों में विभाजित किया। तो पहला खनिज पदार्थ, मिनरल सब्सटेंस, यानी वो पदार्थ जो खनिजों से प्राप्त किए जाते हैं, जैसे एल्यूमिनियम, लोहा, खड़िया, नमक, चाक इत्यादि। वनस्पति पदार्थ वे पदार्थ जो पेड़ पौधों से प्राप्त किए जाते हैं, जैसे रबड़, कपूर, सिट्रिक अम्ल, गोंद तथा चीनी। जंतु पदार्थ वे पदार्थ जो जंतुओं से प्राप्त किए जाते हैं, जैसे जिलेटिन, एल्बुमिन आदि। ऑर्गेनिक पदार्थ यानी कार्बनिक पदार्थ, ऑर्गेनिक सब्सटेंस वे पदार्थ जो जीवधारियों से प्राप्त होते हैं, उन्हें अकार्बनिक पदार्थ कहा गया। और जो जीवधारियों से नहीं प्राप्त किए जाते, उन्हें हम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कहते हैं। ठीक है। जड़ सिद्धांत और उसका अंत कैसे हुआ, इसका टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये हाई स्कूल में अधिकतर पूछा गया है।
बर्जीलियस ने 1800 ईस्वी में एक जीवधारियों के में एक रहनशील जीवन शक्ति होने की कल्पना की। इस शक्ति को जैव शक्ति नाम दिया गया। बर्जीलियस इनका विश्वास था कि ऑर्गेनिक पदार्थों का निर्माण इस रहस्यमयी शक्ति के प्रभाव में ही होता है। इस कारण ऑर्गेनिक पदार्थों में प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता। सन 1828 ईस्वी में जर्मनी के एक रसायन थे बोहलर ने, इन्होंने अमोनियम साइनाइड को गर्म करके यूरिया प्राप्त किया और इससे पहले अमोनियम साइनाइड को अमोनिया तथा हाइड्रोजन साइनाइड को गर्म करके प्राप्त कर लिया। तो यहाँ पर NH3 और हाइड्रोजन साइनाइड की क्रिया कराते हैं तो अमोनियम साइनाइड, और अमोनियम साइनाइड को जैसे ही गर्म करते हैं अमोनियम साइनाइड को, तो यूरिया बन जाता है। तो यहाँ पर इन्होंने समाप्त कर दिया, इनका ख़त्म कहानी कर दिया बर्जीलियस जी का। इनका सिद्धांत यहाँ से ख़त्म हो गया, क्योंकि इनके बहुत से वैज्ञानिकों ने समर्थन भी किया था, इसलिए थ्योरी चल चुकी थी इनकी, लेकिन चल नहीं पाई है। कोल्बे भी आए, इन्होंने सिरका भी बना दिया, एस्टिक एसिड बनाया, तो ये चला नहीं ज़्यादा दिनों तक बर्जीलियस का सिद्धांत। और वहाँ पर कार्बनिक रसायन की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कार्बनिक रसायन की वह शाखा जिसमें हम कार्बन के यौगिकों का अध्ययन करते हैं। कार्बन के यौगिकों को कार्बनिक यौगिक कहते हैं। अब कार्बनिक यौगिकों की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कार्बनिक यौगिकों की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। कार्बनिक यौगिकों में निम्नलिखित विशेषताएं तथा कार्बनिक अंतर को भी दिखाती हैं। जैसे तत्वों की उपस्थिति, जैसे कार्बनिक यौगिकों में सभी तत्व ऐसे विद्यमान होते हैं, कार्बन के अतिरिक्त हाइड्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, नाइट्रोजन उपस्थित होते हैं। हाइड्रोजन में तत्वों की उपस्थिति की कोई सीमा नहीं है, उसमें जितने होते हैं सब, लेकिन इसमें कुछ थोड़े ही तत्व विद्यमान होते हैं, कार्बनिक में पूरे नहीं होते हैं। स्रोत आप लोग जानते होंगे कहाँ से प्राप्त होगा, जीवधारियों से प्राप्त ज़्यादा होता है इसलिए, और अकार्बनिक जो होता है वो खनिज और वायुमंडल से प्राप्त होता है। यौगिकों की संख्या, तो कार्बनिक यौगिकों की संख्या लगभग 10 लाख है, 10 नहीं 20 लाख के करीब है, और 80 हज़ार करीब अकार्बनिक यौगिकों की संख्या है। उष्मा का प्रभाव, उष्मा का जो प्रभाव होता है इस पर, तो क्योंकि इनके कार्बनिक पदार्थ के जो होते हैं क्वथनांक एवं गलनांक निम्न होते हैं, इसलिए गर्म करने पर अपघटित हो जाते हैं, बहुत जल्दी हो जाते हैं। विलेयता, यानी कि ये जल में अविलेय होते हैं, लेकिन जैसे कार्बनिक विलेय हो गया, जैसे एल्कोहल, ईथर, ये सब में घुल जाते हैं। इसके विपरीत जो होता है क्या नाम, अकार्बनिक यौगिक प्रायः जल में विलेय और कार्बनिक विलेयों में अविलेय होता है। सेम इसी प्रकार इसको विपरीत क्वालिटी को दिखाता है। अपक्रियाओं की गति, कार्बनिक अपक्रियाओं की गति जो होती है वो बहुत स्लो होती है, कम होती है, और अकार्बनिक यौगिकों की अपक्रिया बहुत तेज होती है। अब आते हैं आइसोमरेज्म पे। कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं उस आइसोमरेज समवायता प्रदर्शित करते हैं, जैसे C2H5OH, जैसे एथिल एल्कोहल का हो गया। सेम इसी प्रकार डाई एथिल ईथर का हो जाता है, CH3OCH3, डाई मेथिल ईथर का। तो इस प्रकार ये समावयता को भी प्रदर्शित करते हैं, लेकिन अकार्बनिक यौगिक जो होते हैं वो बहुत कम ही समावयता को, यानी एक ही अणुसूत्र होता, समावयता प्रदर्शित नहीं करता है। ठीक, चलते हैं, कल फिर मिलेंगे।